2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी शुरुआत के साथ जल्द ही असम में विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है। हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी है। हर पार्टी का इस बार क्या रोल होने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस बार क्या ओवैसी हर बार की तरह कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? क्या हेमंत बिस्व शर्मा भी उतना ही मुखर होकर बोल पाएंगे जितना हमेशा से बोलते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं अपने साथ वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र चौहान को लाना चाहूंगी और उनसे तमाम तरह के सवाल पूछना चाहूंगी कि इस बार असम को लेकर क्या तस्वीर होने वाली है। तो सर, 26 की शुरुआत हो चुकी है, असम में भी चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो इस बार असम का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग और कैसा रहने वाला है? देखिए, असम का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो हेमंत बिस्व शर्मा पूरा दमखम लगा रहे हैं, मुखर वक्ता हैं, हम देखते हैं कि तमाम तरह की स्कीमें लेकर आ रहे हैं वो। लेकिन इस बार जो बड़ा फैक्टर ये रहने वाला है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है, इमरान मसूद को लेकर आया गया है, गोगोई वहाँ पर पहले से हैं, वो अपनी एक तिकड़म लगाने में जुगाड़ में लगे हुए हैं किस तरीके से जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। साथ ही साथ जो घुसपैठ का मुद्दा वहाँ पर सबसे बड़ा रहने वाला है इस बार, SIR का मुद्दा वहाँ रहने वाला है। साथ ही साथ तमाम ऐसे लोकल इश्यूज़ हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुखर होने के प्रयास कर रही है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का एक जो कैरिज्मेटिक कैरेक्टर है वहाँ पर लोग के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमने देखा भी है कि किस तरीके से जनता से कनेक्ट करते हैं वो, चाहे वो जनता हितों के जुड़ा काम, अगर कोई अधिकारी उसमें अड़चन लगाता है तो किस तरीके से वो अधिकारियों की फटकार लगा देते हैं। हमने वीडियो भी देखे हैं उनके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखर के सामने आई हैं कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो राजनीतिक पटल पर असम में उभर कर आए हैं। ऐसा शायद मुख्यमंत्री जितना मुखर हो और जितना तेज तर्रार हो और अपनी बात खुल के रखता हो, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी खूब अच्छे खासे सुनाने की कुव्वत भी रखते हो, तो वो ऐसे नेता हैं। लेकिन चुनावों में इस बार किसकी बाजी हाथ लगेगी वो तो देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार जो मुकाबला होने वाला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि ये फैक्टर नया वहाँ पर उभर कर आने वाला है। जो हमारी जानकारी है कि AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, वो भी वहाँ पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन किसके हाथ लड़ेगी वो भी हालांकि खुल कर सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, वो इस बार एक की फैक्टर जरूर बनने वाले हैं। अलीशा, बिल्कुल, देखिए, चुनाव की बात हो किसी राज्य में और ओवैसी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि वो वोट कटुआ हैं, हमेशा कांग्रेस का वोट काटते हैं। कहा यह भी जाता है कि वो बीजेपी के लिए बैकहैंड से काम करते हैं, ऐसे बयान देकर। हाल ही में उनका एक बयान भी लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की PM बनेगी। और उस पर हेमंत बिस्व शर्मा का जवाब भी आया था कि हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो सर, ये जो बयानबाजी है इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये सियासत अभी से ही माहौल जो है असम में बना रही है? अभी तो शुरुआत हुई है और जल्दी चुनाव जब होंगे तब ये पारा आगे बढ़ेगा, लाइनें लकीरें और खींचेंगी, तो ये बयान कहीं से कहीं और भी जा सकते हैं। ये तो अभी उन्होंने एक जुमला छोड़ा है कि एक हिजाब वाली लड़की भी बन सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जैसे ही ओवैसी का ये बयान आया उसके बाद से तुरंत बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए कि आखिर इस तरह का बयान कैसे आया। जहाँ पर उन्होंने बयान दिया है महाराष्ट्र में, क्योंकि BMC चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये बयान उन्होंने दिया कोला में कि हिजाब वाली लड़की मेयर बन सकती है। कपिल मिश्रा जो कि मुंबई में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, मुखर वक्ता, हम देखते हैं किसके हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक जवाब दिया है उनका मस्करेपन में, एक मजाकी अंदाज में कि अगर आप कह तो रहे हैं बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले महिला को घर से बाहर तो निकालिए हिजाब से। जब तक आप उनको घर में ही रखेंगे, घर में बैठा के रखेंगे, हलाला करेंगे और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने गिनाई हैं, जब तक उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे बनेंगे? बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनको बाहर तो निकालिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी उनको अपने तरीके से जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो की होती है हिंदू मुसलमान को लेकर, सब जानते हैं, लेकिन किस वक्त पर क्या बयान दिया जा रहा है वो मायने रखता है। क्योंकि इस टाइम BMC के चुनाव वो वहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ पर वोट लेना है उनको, तो एक हिजाब का उन्होंने एक जुमला छेड़ दिया है, तुरंत बीजेपी ने रिएक्शन भी दे दिया। अभी असम में चुनाव होने हैं और वहाँ पर भी देखने में आएगा कि AIM इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है हमको अलीशा की, वो UDF जो वहाँ की एक पार्टी है उनके साथ शायद गठबंधन करें और करीब करीब लग रहा है कि 35 सीटों पर वो शायद चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ती है UDF के साथ मिलकर और बाकी सीटों पर, तो कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टी हैं उनका वो गेम जरूर बिगाड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या दूसरे छोटे मोटे दल हैं या जैसे वाम दल हैं उनकी बात करें, उनका गेम जरूर बिगाड़ेंगे। क्योंकि अगर 35 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो उनका फैक्टर वहाँ पर ज़रूर काम करेगा। और कहीं ना कहीं लगातार ये जो बात सामने आती है कि बीजेपी की A टीम है, B टीम है, C टीम है, हर जगह जाते हैं चुनाव लड़ते हैं। हमने बिहार में देखा है कि 5 सीटें जीत कर आए हैं बिहार के चुनावों में, पहले भी उनकी 5 सीटें वहाँ पर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है उनका AIM का, ओवैसी की पार्टी का, वो रहा है। लेकिन जो अक्सर अभी तक ये कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोट है वो सिर्फ कांग्रेस को मिलता है या स्टेट वाइज जिस भी पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व है उनको मिलता है, लेकिन
उनका भी अब कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है राज्यों में बढ़ रहा है। जो मुस्लिम हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी एक बहुत मुखर वक्ता हैं, अपनी बात को खुलकर रखते हैं और देशभक्ति की जिस तरह की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो एक इंप्रेशन छोड़ती भी है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ओवैसी को विदेश भेजा जब ऑपरेशन सिंदूर की उनकी चर्चा करने के लिए, तो खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी, भारत का पक्ष रखा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों के पक्ष में जहन में एक ये बात है कि ये जो बात करते हैं ओवैसी बहुत खुलकर बात करते हैं और स्पष्ट बात करते हैं, भले मुखालफत भी करते हैं सरकार की, लेकिन जब देशभक्ति की बात आती है तो देशभक्ति की बात भी करते हैं, सरकार का साथ देने की बात है, सरकार का साथ भी देते हैं। लेकिन चुनावों में अक्सर हमने देखा है कि हर पार्टी चाहती है कि हम अपनी तरफ से अपना चुनाव लड़ें और किस तरीके से अपनी पार्टी को जिताएं। तो वैसे भी चाहते हैं कि वो भी अपना जो अस्तित्व है अलग अलग राज्यों में उभार कर लेकर आएँ, और अगला जो मुझे लगता है डेस्टिनेशन है वो उनका आसाम रहने वाला है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि AIUDF के साथ, यानी बदरुद्दीन अजमल के साथ वो मिलकर असम में चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ ओवैसी मिल गए तो एक ये तरह से दो मुस्लिम भाईजान वाला हो जाएगा। असम में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति हमेशा से देखी जाती है, तो इसमें हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर क्या मुश्किलें हो सकती हैं, उनकी कितनी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं असम में? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा को तो मुझे लगता नहीं कि मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, मुश्किलें कांग्रेस से जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो बात कहती रही कि जो मुस्लिम वोट है हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है पहले से भी, और AIUDF जिसकी आप बात कर रही हैं उनको भी पार्टी को अच्छा खासा वोट मिलता रहता है। लेकिन अगर AIM उसमें मिल जाती है, ओवैसी की पार्टी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, कांग्रेस के लिए सरदर्द बन सकते हैं वो, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है फिर ध्रुवीकरण होगा उनका। और बीजेपी इन सब चीज़ों में माहिर है कि किस तरीके ध्रुवीकरण का फायदा उठाया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बहुतायत में है वहाँ पर, और जो हेमंत बिस्व शर्मा है मुझे लगता है कि बीजेपी को उनकी पार्टी को कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। अगर ध्रुवीकरण होता है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होगा, ना कि बीजेपी को होगा। और अगर बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल जाता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं और ज़्यादा सीटें लेकर आ सकती है इसमें, और कांग्रेस को उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा गर्त में जा सकती है। देखिए, यहाँ पर ओवैसी ने जो है कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये अटकलें हैं कि वो AIUDF से मिल सकते हैं। और सर, अगर ये नहीं मिले, ये पार्टी एक साथ नहीं आई, तो इसमें क्या ओवैसी को नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, और क्या ऐसे में क्या कांग्रेस को भी फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इन सब की जो मुस्लिम की राजनीति में अगर नुकसान तो बीजेपी को कोई होने वाला है नहीं, मैं आपको बता दूं क्लियरली, क्योंकि उनको पहले से ये सब जानते हैं कि ये बात स्पष्ट अविदित है कि हाँ, जो मुस्लिम वोट है बीजेपी को ज़्यादा मिलता नहीं है। उनका जो अपना एक कोर वोट बैंक है वो हिंदू वोटर है, और SC समाज के वोटर है वो उनको मिलता है। और वहाँ पर जो मैतई समाज का जो ग्रुप माने जाते हैं उससे कहीं ना कहीं जो AIM के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं, उनसे भी गठबंधन करने की बात चल रही है। अगर उस समाज के साथ जो ओवैसी की पार्टी वो मिल जाती है और जो UDF की बात कर रहे हैं वो मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज इसमें कांग्रेस को ही होगा। अगर मैतई समाज का हाँ मिल जाते हैं तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ शायद बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन वो कितना डैमेज कर पाएंगे वो बड़ा सवाल है। अगर अभी गठबंधन उनका होता है कि नहीं होता वो बड़ा बात की बात है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो यही इसी तरीके से है कि जो UDF है और जो AIMIM के पार्टी ओवैसी हैं वो अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज जो है वो कांग्रेस को ही होगा। इसमें बीजेपी को उसमें डैमेज होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ओवैसी हैं वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। इस बार जो मुद्दा उठने वाला है सबसे ज़्यादा घुसपैठिया का मुद्दा है वहाँ पर, और SIR का मुद्दा है। वो बात लगातार ये बात कह रहे हैं जितनी कोई भी पार्टी कांग्रेस हो या दूसरे दल हो कि उनके वोट काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि जो सिलीगुड़ी और कॉरिडोर है वो कितना इंपॉर्टेंट है देश के हिसाब से, असम में ही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं। तो वो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ हैं उनको लेकर ज़रूर इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा कैरिस्मेटिक पर्सन इस वक्त बने हुए हैं बीजेपी के, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं असम के, कहीं ना कहीं उनका जो एक ऑरा है वो सब देख रहे हैं, और जनता उनको पसंद भी कर रही है। जाहिर तौर पर अच्छा काम भी उन्होंने किया है जैसा लगता है, लेकिन जनता कितना उनको पसंद किया है कितना नहीं किया वो तो जब वोट पड़ेंगे पता लग जाएगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मुस्लिम फैक्टर इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर रहने वाला है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लगातार बयानबाजी की जाती है, ओवैसी की बात करें या फिर हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, ये आमने सामने बहुत मुखर तरीके से अपने बयान देते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो चाहे वो हिजाब को लेकर हो, हमेशा से ये बयानों को लेकर लाइमलाइट में रहे हैं। अगर हम इन बयानों को देखें तो चुनाव से पहले जो इस तरह के बयान आते हैं,
इन बयानों का आम जनता पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है? ये पार्टी के फेवर में जाता है या फिर अगेंस्ट में चला जाता है? देखिए, बयानों का फ़र्क जरूर पड़ता है। अब आप देखिए, यूपी में जब हम इलेक्शन लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो बटोगे कोटे का नारा दिया था योगी ने, महाराष्ट्र में जाकर दिया, उसका फ़ायदा मिला। हिंदू एक जो बयान दिए जाते हैं अलीशा, वो दरअसल ध्रुवीकरण करने के लिए दिए जाते हैं कि जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन पार्टी को सपोर्ट करें। अब जैसे योगी जी ने ये बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, तो हिंदू एकजुट हो गए कि भाई हम एकजुट नहीं हुए तो हमें नुकसान होगा। कांग्रेस अब अलग तरीके से वोट देती है, अपना नारे निकालती है। तो हर पार्टी हर चुनाव में अपने तरीके से जो है मैसेजिंग देती है, नारेबाजी करती है, देती है, ताकि जनता को एक मैसेज जाए। उसका फ़ायदा मिलता ज़रूर है पार्टियों को। हालांकि कई बार वो बाउंस बैक भी करते हैं। हमने बिहार में देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ आए, वोट चोरी का तमाम मुद्दा लगाया, लेकिन कितना बाउंस बैक उनको किया कि गर्त में आ गए। बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट जो मतलब नारा देने से फ़ायदा नुकसान होता है, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है जनता को, उसमें सच्चाई कितनी नज़र आती है, वो मैटर करती है। असम में भी अगर इस तरह के नारे जैसे निकल के सामने आते हैं, अगर वो ज़मीनी हकीकत पे लगता है लोगों की, हाँ ये हमसे जुड़े हुए हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी का नारा हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या यूडीएफ का हो, या एआईएमएम का हो, किसी का भी नारा हो, अगर जनता उससे कनेक्ट करती है तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलता है। लेकिन नुकसान भी कई बार हो जाता है, जैसे कि हमने देखा है पिछले चुनावों में। देखिए, जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, जो कि असम के सीएम हैं, वो बीजेपी के फायरब्रांड नेता भी माने जाते हैं हमेशा से। जिस भी राज्य में चुनाव हो वहाँ पर उन्हें स्टार प्रचारक हमेशा से बनाया जाता है। उनको श्रेय भी जाता है जहाँ बीजेपी जीतती है। उसका रीज़न है क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा कटाक्ष करते हैं बहुत कर्रे वाले, जिसको मैं कहूँ देसी भाषा में, और वो जनता से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ही पता है उनकी राजनीति हिंदुत्व पर चल रही है, और मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए वो जाने जाते हैं। चाहे वो असम में हो, अभी जब चुनाव होने जा रहे हैं, हमने देखा है कि यूपी में जो चुनाव हुए थे तब उसका देखा, बिहार में चुनाव हुए तब उसका परिणाम देखा हमने, दिल्ली में अभी हाल ही में इस साल में चुनाव हुए तो वहाँ देखा। तो जहाँ जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं अपने ऐसे नेताओं को सामने लेकर आती है जो मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं या मुस्लिम नेता को टारगेट करते हैं। कांग्रेस को खासतौर से राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस लगातार मुस्लिम वोटों को लेने की बात करती है, उसी को किस तरीके से डैमेज किया जाए उनको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेता, योगी जैसे नेता, कपिल मिश्रा जैसे नेता जो हिंदुत्व की बात करते हैं कट्टरता से, उनको पार्टी सामने लेकर आती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को उनका फ़ायदा भी होता है। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि असम में कांग्रेस का कितना वर्चस्व है, क्योंकि वहाँ से अब कमान जो है असम की वो प्रियंका गांधी को दे दी है। तो प्रियंका गांधी अगर असम में उतारी गई हैं कांग्रेस की ओर से, तो कितना फ़ायदा पार्टी को मिल सकता है असम में? देखिए, नो डाउट कि प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता है कांग्रेस की, और उनका एक अपना स्टैंडर्ड है और अपनी जनता से कनेक्ट करने का अपना तरीका है। साथ ही साथ उनके दो और लोग भी इसमें जोड़े गए हैं, जो गगन गोगोई हैं और जो इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, उनको वहाँ पर लेकर आया गया है। प्रियंका गांधी क्योंकि जनता से कनेक्ट करती हैं, महिलाओं से खास तौर से उनका कनेक्ट अच्छा बनता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये हाल ही में चुनाव संपन्न बिहार में राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए और तमाम ज़मीनी मुद्दे उठाए, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिला, और जो स्थानीय लोग थे कहीं ना कहीं नकार दिया उनको। उन पर सवाल ये उठा कि कांग्रेस पार्टी में कि जो टिकटें बांटी गई वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से बांटी गई, उसमें भाई भतीजावाद दिखाया गया, स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए टिकटें अच्छी नहीं बटी, पैसा लिया गया उनसे। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वहाँ पर। अब वहाँ पर भी जो भी टिकटें आएंगी, जो भी टिकटार्थी होंगे, पहले तो उनसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई है, मांगे गए हैं उनसे, हमने देखा है। हालांकि उस पर कांग्रेस का एक कहना है कि अगर कोई सहयोग करता है पार्टी को तो कोई क्या दिक्कत है, उसमें सहयोग करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कह देना कि पैसे के जरिए टिकट दी जा रही है वो गलत है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनने का उनका मकसद यही है पार्टी का कि अच्छे लोगों को पार्टी में लेकर आए, और जो लगता है कि हाँ उस क्षेत्र में उसकी पकड़ अच्छी है या जनता के बीच उसका जो माहौल है वो ठीक है, तो ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, पढ़े लिखे लोग सामने आए, महिलाएं सामने आए, तो उनसे कनेक्ट करा जाए। क्योंकि प्रियंका गांधी जो कनेक्ट करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगता है, और यही कारण है कि पार्टी ने उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी है। इमरान मसूद भी एक ऐसे नेता हैं जो मुखर वक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, अच्छी बात रखते हैं अपनी, और जो गोगोई हैं वो वहाँ के लोकल लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपने तरीके से एक अच्छा इस बार रणनीति बनाई है कि, लेकिन वो रणनीति कितना कारगर साबित होगी, क्या जनता के मन तक वो अपनी बात पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे, वो बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन हाँ, इस बार जो है मुकाबला असम में बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ये तो समय बताएगा कि आखिर कौन सी पार्टी असम में कितनी मजबूत है, चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की, या फिर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की। ये तो वक्त बताएगा। देखिए, अभी इलेक्शंस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से तैयारियां ज़ोरों पर हैं। साल के अंत में या फिर कह दें कि अभी हाल ही में चुनाव वहाँ पे संपन्न हो जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है।